हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक, एक बार कंफर्म कर देंगे। चलिए, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग स्वरूप, पंपा, अविस्टा, भावना, रजनी, सबको गुड इवनिंग। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। एड्स चल रहा है? एड्स तो नहीं आ रहा होगा यार, मोनेटाइजेशन ऑफ कर रखा है। तो स्वेल्स, और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो दो टॉपिक रहने वाले हैं मेनली। एक तो स्वेल्स देखने वाले हैं, स्वेल्स इन इंडिया, और दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये आज के टॉपिक्स रहने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सॉइल टॉपिक देखने वाले हैं। सॉइल यानी कि मृदा, यानी कि मिट्टी। अब सबसे पहली बात तो ये है कि स्टडी ऑफ सॉइल को हम क्या बोलते हैं, यानी कि मृदा के अध्ययन को क्या नाम देते हैं? तो इसको बोलते हैं पीडोलॉजी। पीडोलॉजी। अब आप में से काफ़ी लोग काफ़ी डाइवर्स रीजन से होंगे। कोई आप में से मैक्सिमम लोग तो नॉर्थ इंडिया से होंगे, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ से। आप में से कुछ लोग साउथ इंडिया से भी होंगे, जैसे आंध्र प्रदेश हो सकता है, कुछ लोग तेलंगाना बिल्कुल होंगे यहाँ से भी, कुछ लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी होंगे। तो हर जगह, या फिर अगर आप कभी अगर आपने कभी विजिट किया हो, जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, अगर आपने कभी साउथ इंडिया विजिट किया हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि सॉयल डिफरेंट तरह की है। अब सॉयल की अगर हम बात करें, जो मिट्टी है वो पूरे इंडिया में अगर हम बात करें तो डिफरेंट तरह की सॉयल पाई जाती है। अब इस सॉयल को डिफरेंट, सर वो सारे डाउट लास्ट के लिए रखा करिए, ठीक है? जो बैच वगैरह की पूछना है कुछ भी, तो लास्ट के लिए, ठीक है? अभी जो भी आपका टॉपिक चल रहा है उसमें अगर कोई डाउट है तो उसको पूछा करिए। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें तो आईसीआर, जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको कि हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के नाम से जानते हैं, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है? जिसका कि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो इस आईसीएआर ने, ठीक है, इस आईसीएआर ने जितनी भी हमारी इंडियन सॉइल्स हैं इनको टोटल 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, या फिर डिफरेंट 8 तरह की डिफरेंट सॉइल बताई हैं आईसीएआर ने। वो 8 तरह की सॉइल कौन कौन सी, वो अभी हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, लेकिन ठीक है, उसको भी हम एक एक करके देखेंगे, जितनी भी हमारी 8 सॉइल्स हैं। नहीं तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, और फिर हम एक एक करके उन सॉइल्स के बारे में देखेंगे। तो 8 हमारी सॉइल्स हैं। पहली है एल्यूवियल सॉइल, जिसको कि हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। दूसरी है हमारी ब्लैक सॉइल, यानी कि काली मिट्टी या फिर काली मृदा। तीसरी टाइप की हमारी सॉइल है रेड सॉइल, यानी कि लाल मृदा, ठीक है? चौथी नंबर पे हमारी आती है लैटेराइट सॉइल, और यही मेन जो 4 टाइप की सॉइल हैं जिनके बारे में आज के लेक्चर हम लोग कवर करने वाले हैं। ये हमारी 4 मेन टाइप्स की सॉइल है। बाकी जो थोड़े बहुत ही स्मॉल पार्ट में पाई जाती हैं, जैसे कि एक है आपकी डेजर्ट सॉइल, जिसको मरुस्थली मृदा बोल सकते हैं, ठीक है, जो हमें डेजर्ट्स में देखने को मिलती है। फिर अगर हम बात करें, 6th नंबर की हो जाएगी पीट, ठीक है, पीटी सॉइल, या फिर इसको हम स्वैम्पी सॉइल के नाम से भी जानते हैं। 7th नंबर पे हमारी आ जाएगी पीटी हो गई, एंड एल्कलाइन सॉइल, ठीक है, एल्कलाइन सॉइल, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं क्षारीय मृदा। और आखिरी टाइप की होती है हमारी मॉन्टेन सॉइल, जिसको कि हम पर्वतीय मृदा के नाम से भी जानते हैं। अब ये हमारी 8 डिफरेंट तरह की सॉइल्स हैं। अब इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी, यानी कि एलुवियल सॉइल है, रफली 40%। उसके बाद लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल 18% रफली। ब्लैक सॉइल की अगर परसेंटेज की बात करें तो ये रफली 15% पाई जाती है। तो परसेंटेज अगर मैं बात करूं तो सिर्फ इन्हीं 3 का याद करना है। फिर अगर आपको लेटराइट का भी याद रखना है तो आप याद कर सकते हैं, 4.3% ये पाई जाती है, ठीक है? अब सॉइल की अगर बात करें तो सॉइल किस तरह से फॉर्म होती है, किस तरह से बनती है, वो हमें पता होना चाहिए। तो सॉइल अगर हम देखें तो ये अपने पेरेंट रॉक से बनती है। मेन जो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें रहता है वो उसका पेरेंट रॉक का रहता है। पेरेंट रॉक मतलब, अब जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप नॉर्थ इंडिया में तो अलग तरह की सॉइल, साउथ इंडिया में चले जाइए, कुछ जगहों में आपको रेड सॉइल देखने को मिलेगी। तो जो सॉइल का मेन टेक्सचर होता है
वो उसके पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है कि वो किस रॉक से बनी हुई है। रॉक से बनी हुई, हाँ, रॉक टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। स्टडी ऑफ रॉक हम किस नाम से जानते हैं, जरा कमेंट में बताइए। तो हम रॉक पढ़ चुके हैं। तो रॉक की जब वेदरिंग होती है, वेदरिंग भी हम पढ़ चुके हैं। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? वेदरिंग का एक तरह से मतलब होता है टूटना किसी चीज़ का। तो जब रॉक हमारी वेदर्ड होती है, टूटती है, तो धीरे धीरे पहले छोटे छोटे पीसेस में टूटेगी, और छोटे पीसेस में, और धीरे 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 वो बारीक पार्टिकल्स में टूट जाती है, जिसको कि हम सॉयल बोलते हैं। तो अगर आपकी सॉयल रेड है, मतलब वो रेड तरह के एक रॉक से बनी होगी, उसका जो पेरेंट रॉक का मटेरियल है वो रेड रहा होगा। तो पेरेंट रॉक जो होता है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है ये डिटरमाइन करने में कि सॉइल का टाइप क्या होगा। लेकिन नॉट, इट इज़ नॉट द ओनली थिंग विच डिटरमाइंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो अगर हम बात करें फैक्टर्स पहले, कि फैक्टर्स फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी के फॉर्मेशन में जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो पहला तो हमारा हो जाएगा पेरेंट रॉक, ठीक है। पहला जो हमारा फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरेंट रॉक। दूसरा जो हमारा फैक्टर हो जाएगा दैट वुड बी वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, यानी कि वहाँ पे एकदम ड्राई क्लाइमेट रहता है या फिर बहुत ज़्यादा वेट क्लाइमेट रहता है, तो डेफिनेटली वो भी डिटरमाइन करेगा। तीसरा अगर हम फैक्टर की बात करें तो वहाँ का एक तरह से टोपोग्राफी कैसा है, यानी कि टोपोग्राफी का मतलब होता है वहाँ पे रिलीफ फीचर्स कैसे हैं, ये डिटरमाइन करेगा। चौथा अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो टाइम भी एक बड़ा फैक्टर होता है। टाइम भी बड़ा फैक्टर होता है, सबसे बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है। क्यों? क्योंकि सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो बहुत फ्यू सेंटीमीटर्स होता है बहुत सारे सालों में। बिकॉज हमने देखा जितने भी ज्योग्राफी में जितने भी हमने फिनोमेना देखे हैं उनको होने के लिए बहुत सारे साल लगते हैं। तो जो टाइम है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सालों में बहुत फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो हमारे सॉइल की है इसको हम हॉराइजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको तो सिर्फ यही दिखती है ना, हम लोग को सिर्फ यही दिखती है बिकॉज हम इसी टॉप लेयर में ही रहते हैं। लेकिन नीचे इसकी बहुत सारी लेयर्स के फॉर्म में है। सबसे पहले इसकी जो लेयर रहती है उसको हम बोल सकते हैं बेड रॉक। बेड रॉक का मतलब है कि जो अनवेदर्ड पेरेंट रॉक है। पेरेंट रॉक का मतलब क्या है? जैसे कि आपका जो भी रंग रूप है, नाक नक्शा है, वो आपके पेरेंट्स पे गया होगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि भाई आपकी नाक ऐसी, आपकी हाइट इतनी, आपका कलर ऐसा है, तो वो आपके पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहा ना। तो वैसी सॉइल कैसी होगी उसके पेरेंट पे डिटरमाइन करेगा। तो पेरेंट रॉक थोड़ी सी ये ब्रेक हुई, जिसको हम बोलते हैं पार्टली वेदर्ड रॉक, थोड़ी सी ब्रेक हुई, इसको हम बोलते हैं सी होराइजन। देन आता है बी होराइजन, देन आता है ए होराइजन, इसको छोड़ दीजिए, देन आता है ओ होराइजन। बी होराइजन है सब सॉइल, ए होराइजन है टॉप सॉइल, और ओ होराइजन है ऑर्गेनिक लेयर। ये जो ओ लेयर है जिससे ओ होराइजन है, जिस विच स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक लेयर, ये सारी सॉइल्स में नहीं पाया जाता है। इंडियन सॉइल्स में ये लैकिंग है। ये कुछ और नहीं बल्कि ह्यूमस ही है। ह्यूमस क्या होता है? एक तरह का एमॉर्फस डार्क कलर का, ध्यान रखना, एक तरह का एमॉर्फस डार्क कलर्ड सॉलिड कंपाउंड होता है, जो एक तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। जैसे कि हमारे पेड़ पौधे, जीव जंतु या फिर हम इंसान, तो जब हम हमारी डेथ हो जाती है, फिर प्लांट्स की डेथ हो जाती है, तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल बन जाता है, चाहे कोई भी लिविंग बीइंग हो। तो उसके बाद वो ऑर्गेनिक लेयर बन जाता है, ह्यूमस बन जाता है वो। क्लियर? तो ये जो ऑर्गेनिक लेयर है वो हमारे इंडियन सॉइल्स में काफ़ी कम पाई जाती है। काफ़ी कम ही टाइप ऑफ सॉइल है जो जिसमें ऑर्गेनिक लेयर देखने को मिलती है। तो ये एक तरह की ऑप्शनल टाइप हम बोल सकते हैं कि ये लेयर है, यानी सर हर सॉइल में नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन टॉप सॉइल, सब सॉइल और पेरेंट रॉक तो ये सब में होगी। तो सी होराइजन, बी होराइजन और ए होराइजन के बारे में आपको पता होना चाहिए ऑर्डर में, कि बी आपका सब सॉइल है और ए आपका टॉप सॉइल है। क्लियर? बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं बने हैं। क्वेश्चन आपके उसी भी बनते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी है, कौन सी मिट्टी में कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, तो उस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। तो पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, टोपोग्राफी और टाइम, ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करते हैं। अभी आते हैं एलुवियल सॉइल पे, यानी कि जिसको हम बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी हिंदी में। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के नाम से इसको हम जानते हैं हिंदी में। अब एलुवियल सॉइल, एक चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं कि इंडिया का रफली 40% एरिया ये ऑक्यूपाई करती है। पाई कहाँ पे जाती है? तो 2 जगहों में। एक तो उत्तर के मैदान यानी नदर्न प्लेन्स, और दूसरा डेल्टाज ऑफ रिवर्स।
कौन कौन से रिवर्स, जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, या फिर यहाँ पे मैं पेनिनसुलर रिवर्स भी लिख दूँ तो कोई गलत नहीं होगा, जितनी भी हमारी प्रायद्वीपीय, अब क्योंकि अगर हम बात करें जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है, तो नदर्न प्लेन्स में तो पाई जाएगा, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, भाबर, तराई और एलुवियल फ्लड प्लेन्स, तो ये आपको पता चल गया। लेकिन जो हमारी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, जितने ये डेल्टा बना रही हैं बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे भी आपको इनके डेल्टा में एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। अब हम उस चीज़ को रिकॉल करते हैं जहाँ पे हमने पढ़ा था भी ये आपकी एलुवियल सॉइल है, तो हमने वहाँ पे क्या चीज़ पढ़ी थी, कहाँ पे, कि किस तरह से हमारी जो रिवर्स होती हैं वो यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पहले ला के इकट्ठा करती हैं, जिसको हम भाबर बेल्ट बोलते हैं, भाबर बेल्ट। देन इसके बाद आता है हमारा तराई बेल्ट, जहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर रीअपियर करती, रीएमर्ज करती, यहाँ पे डिसअपियर खो गई थी, यहाँ पे फिर से देखने को मिली थी। ये स्वैम्पी यानी कि दलदली क्षेत्र था, एंड इसके आगे हमें देखने को मिल रहा था एलुवियल फ्लड प्लेन्स। एलुवियल फ्लड प्लेन्स, तो हमने देखा था कि जो एलुवियल फ्लड प्लेन्स हैं, बाढ़ के जो क्षेत्र है, वो दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो क्षेत्र है जहाँ पे हर साल सॉइल जो होती है वो रिप्लेनिश होती है, वो रिप्लेस होती है, नई सॉइल हर बार वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमने एलुवियल सॉइल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया था, खादर और भंगर। देखिए भाबर अलग चीज़ है, भाबर हमारा एक बेल्ट है, अगर आप ध्यान से देखें भाबर ये एक बेल्ट है जहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर बड़े बड़े पत्थर लाके डिपॉजिट कर रही थी। भांगर सॉइल, एलुवियल सॉइल का टाइप है। अब इसमें से कौन सी न्यू है और कौन सी ओल्ड, तो ये हमारी नई जलोढ़ है और ये हमारी पुरानी जलोढ़ है। ओल्ड एलुवियम है भांगर और न्यू एलुवियम है खादर, और ये ज़्यादा सूटेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए एज़ कम्पेयर टू दिस। दोनों में कैल्सेरियस कंसेंट्रेशन यानी कि कंकड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें हमने देखा था कि जो कैल्सेरियस कंसेंट्रेशंस की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, ठीक। और जैसे कि हमने देखा था कि ये रिवर्स आई, ठीक है, जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया, तो ये रिवर्स आई, तो यहाँ पे जो शिवालिक है उसके नीचे से ही हमें देखने को मिल जाता है ये भाबर, तराई और एलुवियल फ्लड प्लेन्स, ठीक है। भाबर और तराई में कौन वाइडर होता है, जरा बताइए कौन सा चौड़ा होता है। तो जब हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो जो सैंड कंटेंट होगा वो डिक्रीज होता चलेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। तो आई होप एलुवियल सॉइल में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है, कहाँ पे पाई जाती है एलुवियल सॉइल, एंड कितने टाइप की एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है। खाद से आप याद रख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था, खाद से याद रख सकते हैं कि भाई खाद मतलब अच्छी होती है ना। सर पुरानी क्लासेस नहीं मिल रही, वो भाई एप्लीकेशन पे है। बेटा कार्तिक हाय श्रेया मत करो, ये आंसर बताओ, मैंने कुछ पूछा था अभी। तराई सबका सही आंसर है। तराई इज़ दी वाइडर बेल्ट, जिसका 15 किलोमीटर से लेके 30 किलोमीटर्स तक का विड्थ होता है, और रफली 8 टू लेके 16 किलोमीटर्स का भाबर का एक तरह से चौड़ाई होता है, फिर विड्थ होता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपनी ब्लैक सॉइल को। ब्लैक सॉइल जैसे कुछ इस तरह से दिखती है। अब यहाँ पे आपको इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी, बट बिफोर दैट ये कितना परसेंट एरिया ऑक्यूपाई करती है, 15 टू 16% ये एरिया ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। इसको हम वॉल्केनिक सॉइल के नाम से भी जानते हैं। वॉल्केनिक सॉइल के नाम से इसलिए इसको जानते हैं बिकॉज ये कंसिडर किया जाता है कि इसका जो ओरिजिन हुआ है वो वॉल्केनिक मतलब एक तरह से ओरिजिन है, यानी कि वॉल्केनो की इरप्शन की वजह से ये बना है, ये टाइप की सॉइल बनी। अब वॉल्केनो की इरप्शन की वजह से कैसे, यहाँ पे तो क्योंकि अगर मैं इसके आपको बताऊँ इसका लोकेशन क्या है कि कहाँ पे ब्लैक सॉइल आपको काली मृदा देखने को मिलेगी, तो ये आपको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलेगी, यानी कि जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है दक्कन के पठार का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। तो ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, इसका जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यानी कि ये यहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी, ठीक। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे दूर दूर तक कोई वोल्केनो नहीं है, बिकॉज हमने देखा था अंडमान निकोबार जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, मिडल और साउथ के बीच में यहाँ पे बैरन वोल्केनो, और यहाँ पे देखने को मिलता है नारकोंडम, यहाँ तो नहीं है। लेकिन जब हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब ड्रिफ्टिंग हो रही थी कॉन्टिनेंट की, याद करो ये हमारा इंडिया जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। तो जब ये टूटा था पूरा जो गोंडवाना लैंड से, एंड जब ड्रिफ्ट कर रहा था तो यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, जिसकी वजह से माना जाता है वहीं से ब्लैक सॉइल का जो है जन्म हुआ यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में। ब्लैक सॉइल की एक कैरेक्टरिस्टिक होती खासियत होती है कि इसमें सेल्फ प्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, स्व जुताई जिसको हम बोलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, सेल्फ प्लोइंग
कैरेक्टरिस्टिक। और एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, एंड दैट वाज रिगार्डिंग कि ये एलुवियल सॉइल किस में रिच होती हैं और किस में पुअर होती हैं, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारी जलोढ़ मिट्टी होती हैं दे आर रिच किस में, ये रिच होती हैं पोटैश में, ठीक है। और पुअर होती हैं फॉस्फोरस में। कभी भी आपसे अगर ऑर्गेनिक मैटर के बारे में पूछ लेगा, ऑर्गेनिक मैटर भी इनमें बहुत कम होता है। जितनी भी हम इंडियन सॉइल्स पढ़ेंगे, चाहे वो एलुवियल हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे लैटेराइट हो, चाहे रेड एंड येलो हो, उस सब में ऑर्गेनिक मैटर आपको कम ही मिलेगा, ह्यूमस कम ही मिलेगा। मैंने आपको पीछे भी बताया था। याद कैसे रख सकते हैं, बिकॉज पोटैश और फॉस्फोरस थोड़ा सा सिमिलर साउंडिंग टाइप लग रहा है, तो ऐसे याद रखो भाई, जो माचिस की तीलियाँ होती है उससे, है ना, उसके हम आगे रेड फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं, है ना, वो जो मसाला टाइप होता है। तो ऐसे याद कर लो कि अगर भाई रिच होता है एलुवियल सॉइल में फॉस्फोरस, तो क्योंकि ये नॉर्थ इंडियन के प्लेन्स में तो काफ़ी देखने को मिलती है, यूपी बिहार में, तो लोग फिर अपने घर में माचिस बनाने लगते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो कि फॉस्फोरस कम ही होगा इनकी सॉइल में, ठीक है, पोटैश ज़्यादा मात्रा में होता है। नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्लैक सॉइल, तो इनमें कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ प्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी स्व जुताई बोलते हैं उसको, ठीक है। अभी स्व जुताई क्या होता है, सेल्फ प्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करिए कि इसमें काफ़ी बड़े बड़े क्रैक्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये क्रैक्स देखने को मिल रहा है, और काफ़ी जोर की धूप भी पड़ रही है, आपको दिख रही होगी फोटो में, ठीक है। तो जब भी ये ड्राई होती है, ब्लैक सॉइल जब भी ड्राई होती है, जब भी ये ड्राई होती है, तो ये क्रैक्स डेवलप कर लेती है, ये क्रैक्स डेवलप कर लेती है। क्यों? सो दैट वाटर अंदर परकोलेट कर जाए इसमें, ठीक। और क्या होता है इसमें, और ये होता है कि जब ये वेट होती है, जब ये वेट होती है, जब खूब पानी पड़ता है, तो ये काफ़ी क्लेई नेचर की हो जाती है, फिर काफ़ी चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। वैसे इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और वैसे नहीं तो मतलब जब वेट होगी तो बहुत ही स्टिकी टाइप हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, सो दैट वाटर जल्दी परकोलेट ना कर पाए। इसीलिए इसको हम क्लेई सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्लेई टाइप हो जाती है। क्ले कैसा होता है, क्ले अगर आपने कभी देखा हो कि वाटर उसमें जल्दी परकोलेट नहीं करता है, परकोलेट से मेरा मतलब नीचे जल्दी से नहीं रिसता है। तो इसीलिए ब्लैक सॉइल को हम बोलते हैं कि ये काफ़ी इम्परमिएबल सॉइल है, इम्परमिएबल सॉइल है, यानी कि वाटर इसमें जल्दी से परकोलेट नहीं करता है। एंड ब्लैक सॉइल को हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो ब्लैक सॉइल है, कॉटन यानी कि कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तभी अगर आप यहाँ पे देखें, जो ये वाला क्षेत्र है महाराष्ट्र गुजरात वाला, ये कॉटन के प्रोडक्शन में टॉप पे रहते हैं, जैसे अभी ये गुजरात टॉप पे चल रहा है, ठीक है। तो कल हम लोगों का एग्रीकल्चर वाला टॉपिक होगा, आपको बता दूं, कल हम लोग एग्रीकल्चर करेंगे, जो मैंने पिछले बैच में नहीं हुआ था, ठीक है। एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाया था और मिनरल्स भी नहीं हो पाया था पिछले वाले बैच में, तो एक तरह से वो कॉमन ही हो जाएगा। तो कल हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे। कॉटन को 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज रिक्वायर्ड होते हैं, किस तरह की खरीफ होती है, राबी होती है, सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो कल पूरा टॉपिक एग्रीकल्चर और एमसीक्यूज़ पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो ये ब्लैक सॉइल हो गया, रेगुर के नाम से इसको जानते हैं, और कॉटन की कल्टिवेशन के लिए सबसे ये बढ़िया सूटेबल है। और इसकी अगर हम रिच पुअर की बात करें, तो अगेन ये पुअर होती है बहुत ज़्यादा, किस में, ऑर्गेनिक मैटर में, और रिच किस में होती है, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ इसमें, ठीक है। रिच अगर बात करेंगे तो ये तो यहाँ पे वाइट चलेगा क्या, एक सेकेंड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बनेगा नहीं, चलो यहीं पे लिखता हूँ। रिच किस में होती है, तो ये रिच होती है आयरन में, ठीक है, एल्यूमिनियम में और लाइम में, ठीक है। लाइम, आयरन और एल्यूमिना में ये रिच होती हैं, बाकी पुअर होंगी आपकी ऑर्गेनिक मैटर में। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल, एंड दैट इज रेड सॉइल, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सेकंड नंबर पे आती है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे एलुवियल 40%, देन आती है रेड सॉइल 18%, थर्ड नंबर पे ब्लैक सॉइल आती है 15%। रेड सॉइल को अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे लो रेनफॉल एरियाज होते हैं, जहाँ पे कम वर्षा होती है, लो रेनफॉल। अब कल हम लोगों ने मानसून पूरा पढ़ा था, तो आप बता सकते हो कि रेनफॉल कहाँ कहाँ कम हो रही थी। तो याद करिए, ये हमारे थे वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, यहाँ पे हो रही थी ओरोग्राफिक रेनफॉल, यानी कि पर्वतीय वर्षा। कहाँ पे हो रही थी पर्वतीय वर्षा, जो ये वेस्टर्न साइड है, जो कि इसका विंडवर्ड साइड है, जो इसका विंडवर्ड साइड है। और ये जो ईस्टर्न साइड है, इसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड। इधर वाला वेस्टर्न साइड विंडवर्ड और ईस्टर्न वाला हो जाएगा लीवर्ड साइड, विंडवर्ड एंड लीवर्ड। तो जो लो रेनफॉल एरिया है वो हमारा लीवर्ड साइड है, जिसकी वजह से हमें ये जो रेड सॉइल है वो कहाँ देखने को मिलेगी, जैसे कि आपका कर्नाटका वाला रीजन हो गया, पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स,
पीडमॉन्ट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। मैं आपको बता दूं पीडमॉन्ट जोन का मतलब क्या होता है। ये है आपके वेस्टर्न घाट्स। तो ये जो एरिया होता है ना जहाँ पे माउंटेन बर्स्ट प्लेन को टच कर रहा है उसको पीडमॉन्ट जोन बोलते हैं, ध्यान रखना। तो क्योंकि यहाँ पे तो विंडवर्ड साइड है और ये लीवर्ड साइड है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको रेड सॉइल देखने को मिलेगी, ठीक है। और कहाँ पे देखने को मिल सकती है आपको? तमिलनाडु में देखने को मिल सकती है, बिकॉज यहाँ पे भी उतनी ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, समर तो यहाँ पे ड्राई ही रहती हैं। महाराष्ट्र का जो लीवर्ड साइड है वहाँ पे रेड सॉइल देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पे भी लो रेनफॉल होगी वहाँ पे देखने को ये मिलेगी। इसको सॉइल ऑफ ऑमनिबस ग्रुप बोलते हैं। सॉइल ऑफ ऑमनिबस ग्रुप क्यों बोलते हैं भाई? ऑमनिबस का मतलब ये होता है एक बुक जिसमें कि बहुत सारी बुक्स का संग्रहण, उसको हम ऑमनिबस बोलते हैं। तो कुछ इसी तरह से जो हमारी रेड सॉइल होती है वो ग्रेनाइट और ग्नीस जो होता है उसकी वेदरिंग से बनती है। इन दोनों टाइप की जो रॉक होती है उनकी वेदरिंग, ग्रेनाइट हमने पढ़ा था ये हमारी इग्नियस तरह की आग्नेय चट्टान होती है, और ग्नीस किस तरह की होती है? मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टानों में से एक है। तो इनकी जब वेदरिंग होती है तब हमारी रेड सॉइल का निर्माण होता है। अब रेड सॉइल अगर कभी पूछ ले रेड होती क्यों है, तो ध्यान रखना ये लॉ ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस की वजह से इसका जो कलर है वो रेड कलर होता है। और जो येलो सॉइल है वो रेड सॉइल से ही बनती है। ये जो रेड सॉइल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये येलो जो सॉइल है वो इसी से बनती है। जब भी रेड सॉइल में क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन हो जाएगा, यानी इसमें पानी पड़ जाएगा, तो ये जो सॉइल है ये येलो सॉइल में तब्दील हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पीली मृदा। ठीक, यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर कि क्यों एक तरह से इसको हम बोलते हैं ऑमनिबस ग्रुप। ग्रेनाइट ग्नेस की उससे बनती है, लो रेनफॉल एरिया में पाई जाती है, ठीक है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और क्यों इसका जो कलर है वो रेड होता है, ठीक है। अभी आते हैं लैटेराइट सॉइल पे, यानी लैटेराइट इसको मृदा हिंदी में बोलते हैं। लैटेराइट मृदा अगर बात करें तो रफली 4.3% ये देखने को मिलती है। और लैटेराइट सॉइल जो है वो लीचिंग के प्रोसेस से बनती है। लीचिंग का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में निच्छालन प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। निच्छालन प्रक्रिया, लीचिंग प्रोसेस। ये होता क्या लीचिंग? तो जब बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है सॉइल में तो उसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, वो वॉश अवे हो जाते हैं, धुल जाते हैं, या तो बह जाते हैं या तो सॉइल के अंदर नीचे परकोलेट कर जाते हैं। पीवाई की सीरीज में आई थिंक आज मैंने क्वेश्चन करवाया भी इस पे बेस्ड। तो उसी प्रोसेस को लीचिंग बोलते हैं। तो ये लीचिंग से बनती है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वहाँ पे पाई जाएगी जहाँ पे हाई रेनफॉल होगी, सिंपल। क्योंकि लीचिंग से बनती, लीचिंग होता क्या है? जब बहुत जोर की बारिश होती है तो इंपॉर्टेंट मिनरल्स वॉश अवे हो जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हाई रेनफॉल एरिया में देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अगर बात करें इन लैटेराइट सॉइल की तो इनको हम ब्रिक सॉइल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनको ईंटें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रिक सॉइल के नाम से जानते हैं। एंड ये जो है कैशिव नट्स यानी कि जिनको हिंदी में काजू बोलते हैं उसकी खेती के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल होते हैं। कौन? लैटेराइट मृदा हमारी, ठीक है। तो ये हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर एरिया में देखने को मिलती हैं। और अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पे, तो जैसे कि तमिलनाडु का जो ईस्टर्न पार्ट है, हमने देखा था कि रिट्रीटिंग मानसून जो लौटता हुआ मानसून है जिसको नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के नाम से जानते हैं, वो बारिश करता है कहाँ पे? वो बारिश करता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में यहाँ पे ईस्टर्न घाट खड़े हुए ना, तो इसके लिए जो इसका ईस्टर्न साइड है वो विंडवर्ड साइड हो जाएगा और वेस्टर्न साइड इसका लिए लीवर्ड साइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से। तो इस वजह से जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है तमिलनाडु का, वहाँ पे आपको लैटेराइट सॉइल देखने को मिलेगी, ठीक है। तमिलनाडु का हो गया, सर्टेन पार्ट ऑफ आपका केरल का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी सर्टेन पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हो गया। तो यहाँ पे आपको साउथ इंडिया में लैटेराइट सॉइल देखने को मिलेगी, लैटेराइट मृदा। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछाने के चांसेस होते हैं वो इससे होते हैं। रीजन तो थोड़ा सा आपको पता चल गया, ठीक है। लैटेराइट थोड़ा इधर कहीं पे, और रेड सॉइल भी यहीं कहीं कहीं पे थोड़ा सा, यहाँ पे भी जो रेड सॉइल वो पाई जाती है जहाँ पे कम रेनफॉल होती है। फिर ऊपर आपको पता चल गया कि भाई एलुवियल सॉइल है, यहाँ पे इनके जो डेल्टा है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एलुवियल सॉइल। तो थोड़ा बहुत आपको माइंड में क्लियर हो गया। और जब ऑप्शन अगर देगा भी, वो पूछेगा स्टेट वगैरह, तो बहुत ही एब्सर्ड सा एक दो ऑप्शन में आपको रख के देगा वो, ठीक है, जिसको आप तुरंत एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ये लैटेराइट सॉइल, इसको हम ब्रिक सॉइल के भी नाम से जानते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसी सॉइल्स को जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा इनसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा कोई क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हमारी मार्शी, स्वैम्पी या फिर पीटी सॉइल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है।
मार्शी, स्वैम्पी या फिर पीटी सॉइल। और इसको अगर हम बात करें कहाँ पे पाई जाती है, तो जो हमारे कोस्ट्स होते हैं, जो तट होते हैं, वहाँ पे पाई जाती है सबसे पहले। ठीक है, इसमें हमें ह्यूमस कंटेंट देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि इसमें कार्बन कंटेंट बोल लीजिए आप, या फिर आप ऑर्गेनिक मैटर बोल लीजिए, कार्बन कंटेंट, या फिर ऑर्गेनिक मैटर, या फिर ऑर्गेनिक कंटेंट, या फिर इसमें आप बोल सकते हैं कि ह्यूमस थोड़ा बहुत इसमें प्रेजेंट होता है। ये मिलती है हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, फिर हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी वाले जो एरिया होते हैं, जहाँ पे आर्द्रता जो होती है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, कमेंट में ये बताइए कि जो ह्यूमिडिटी है, जो आर्द्रता है, उसको हम किससे मापते हैं। ठीक है, तो हाई ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले एरिया में आपको ये देखने को मिलती हैं मार्शी या फिर पीटी सॉइल। फिर अगर हम बात करें जो हमारी मरुस्थलीय मृदा है, यानी कि डेजर्ट सॉइल, तो ऑब्वियस सी बात है डेजर्ट्स में देखने को मिलेंगी, जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल हो, वेरी लो रेनफॉल एरियाज में। ठीक है, वेरी लो रेनफॉल एरियाज, लेस दैन 50 सेंटीमीटर जहाँ पे होता है, जहाँ पे डेजर्ट्स होते हैं एकदम। कल हमने देखा था डेजर्ट्स के बारे में, तो कहाँ पे देखने को मिलेंगे इंडिया में? वेस्टर्न साइड ऑफ अरावली, यानी कि वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलेंगी ये, गुजरात में, हरियाणा में। तो यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको ये डेजर्ट सॉइल। एंड द लास्ट टाइप ऑफ इज, लास्ट नहीं, आई थिंक सेकेंड लास्ट होगी, एंड दैट इज माउंटेन सॉइल। ठीक है, माउंटेन सॉइल, जो कि ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? माउंटेन्स में देखने को मिलेगी। सिंपल, अगर आप हिमालय वगैरह में चले जाएंगे तो वहाँ पे देखने को मिलेगी पर्वतों में। ठीक है, पर्वतीय मृदा है और इसमें ह्यूमस कंटेंट अच्छे मात्रा में होता है इसमें। ठीक है, ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि होता ये है ना कि वहाँ पे बहुत ठंडी कंडीशंस होती है माउंटेन्स पे, तो ये जो ह्यूमस होता है, जो पेड़ वेड़ गिरता है, ये जल्दी से डीके नहीं हो पाता। अब होता क्या है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मान लो कि तापमान वगैरह है, तो वहाँ पे वो जल्दी से डीके हो जाता है, मतलब एकदम उसको हिंदी में बोल सकते हैं कि वो एक तरह से गल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो मैटर है उसके डिकम्पोजिशन के लिए फेवरेबल कंडीशन ये होती है कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए, बहुत अच्छा टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे माउंटेन्स पे तो कम होता है, तो ह्यूमस जल्दी से डिग्रेड नहीं कर पाता, तो ह्यूमस कंटेंट यहाँ अच्छा खासा देखने को मिलता है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ इज एल्कलाइन सॉइल। ठीक है, क्षारीय मृदा बोल सकते हैं, ये वहाँ पे पाई जाती हैं जहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश कम होती है और धूप बहुत पड़ती है, जिसकी वजह से ये वाटर जो है इवेपोरेट कर जाता है, लिविंग बिहाइंड दी सॉल्ट। तो इन टाइप ऑफ सॉइल्स में हमें सॉल्ट कंटेंट अच्छा खासा देखने को मिलता है, इसलिए इनको हम एल्कलाइन सॉइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कभी भी आपसे पूछ ले, वैसे तो कल अगेन मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि जब जो एल्कलाइन सॉइल होती है उसको ट्रीट करने के लिए हम जिप्सम का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिप्सम कंपाउंड का यूज़ करते हैं एल्कलाइन सॉइल को ट्रीट करने के लिए। ऑलराइट, अब यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, पूछ लो, नहीं तो फिर हम लोग आगे अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, दैट विल बी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। बताया तो आपको, ब्लैक सॉइल, जब लिखा नहीं मैंने, क्लेई है, वेट है, इम्परमिएबल है, तो और क्या, वही बात तो ही, हाई वाटर होल्डिंग, यानी कि पानी को रोक के रखने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, जैसे कि अगर आप यूपी बिहार से हैं, तो अगर आप गमलों में पानी डालिए, ठीक है, तो तुरंत नीचे से, अगर गमले में छेद होगा तो नीचे से तुरंत निकल आएगा पानी, क्यों? क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। लेकिन हमें ब्लैक सॉइल में पानी डालिए तो वो जल्दी से नहीं निकलेगा। एसिडिक सॉइल के लिए लाइम यूज़ करते हैं, मैं आपको कल पढ़ाऊँगा ये चीज़, है ना। कल का लेक्चर भी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। और सिल्वर फॉक्स ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह, वो उनके नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि 2H2 है कि हाफ H2 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2 होता है, जिप्सम में 2H2 होता है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है, जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी आ जाते हैं नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पहले आपको मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। वैसे तो डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, बिकॉज आपसे जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है वो डायरेक्टली पूछता है कि कहाँ पे इसका लोकेशन है। ठीक है, लोकेशन बेस्ड आपसे क्वेश्चन बनते हैं, बट फिर भी देख लेते हैं। तो नेशनल पार्क, जिसको राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, और एक होते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ
सेंचुरी। तो होता कुछ ऐसा है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अभी मेनली पहले डिफरेंस देखो। बायोस्फीयर रिजर्व हमारा एक बहुत बड़ा टर्म है। नेशनल पार्क में हम क्या करते हैं, फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करते हैं। फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे यानी कि प्लांट्स, एंड फौना का मतलब होता है एनिमल्स। यहाँ पे हम प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल्स को, ठीक। यहाँ पे प्लांट्स को, यहाँ पे एनिमल्स को, फ्लोरा और फौना इसको बोलते हैं, ठीक। वहीं अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये डेडिकेटेड होते हैं सिर्फ फौना के प्रोटेक्शन के लिए, यानी सिर्फ एनिमल्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर आपके नेशनल पार्क भी आ सकते हैं एक से ज़्यादा, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा टर्म है। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें तो इसको 3 एरियाज में डिवाइड किया जाता है। कोर, या तो चलो अभी मैं चलो बता देता हूँ अभी, कोर, बफर एंड ट्रांजिशन जोन, इस तरह से होता है। ये कोर जोन होता है, ये बफर जोन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं सो दैट यहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी को वो किया जाए। जैसे कि कोर जोन है, तो कोर जोन में बिल्कुल भी ह्यूमन एक्टिविटी प्रोहिबिटेड है कोर जोन में, जहाँ पे हमारे जीव जंतु रह रहे हैं। फिर बफर जोन में अगर बात करें तो थोड़ा बहुत परमिटेड है, जैसे कि रिसर्च एक्टिविटीज़ वगैरह हो गया, तो ये थोड़ा बहुत परमिटेड है, घूमना वगैरह रिसर्च एक्टिविटी। कोर में कुछ परमिटेड नहीं है। और ट्रांजिशन में बिल्कुल ह्यूमन्स यहाँ पे रह सकते हैं, ह्यूमन हैबिटेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो एक तरह का ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन बिटवीन द आउटर जो है हमारा और बफर जोन के बीच में। तो यहाँ पे और ज़्यादातर चीज़ें आपकी परमिटेड हैं कि यहाँ पे आप अपने जो जीव जंतु उनको चराने के लिए ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे परमिटेड है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को। खैर वो हम अभी सबसे लास्ट में पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं नेशनल पार्क्स, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम पढ़ेंगे, और विद ट्रिक देखेंगे कि कौन से नेशनल पार्क किस स्टेट में है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्टेट है दैट इज़ असम, ठीक है। सबसे पहला हमारा स्टेट है असम, ठीक है। तो असम की अगर हम बात करें तो असम में आपको देखने को मिल रहे होंगे मानस, ओरंग, नामेरी, काजीरंगा नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क और डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। सॉरी फॉर द ब्रेक। तो असम की अगर बात करें तो असम में मानस, ओरंग, नामेरी, काजीरंगा, दिहिंग पटकाई और डिब्रू सैखोवा आपको नेशनल पार्क्स देखने को मिलेंगे। ये राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे कहाँ पे, असम में, राइट। तो अगर हम बात करें इन नेशनल पार्क को याद कैसे रखेंगे, कुछ तो इसमें और भी मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रिक देख लेते हैं इसको याद करने की, ठीक है, जो असम के जितने भी हमारे नेशनल पार्क्स हैं। सर सारे देखेंगे, अभी बायोस्फीयर रिजर्व वो लास्ट में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो मैं करवा रहा हूँ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, माना, ठीक है, माना, ना मेरी काजी, माना, ना मेरी, ना मेरी काजी, ठीक है, करवा दी मेरी शादी ठीक है, करवा दी मेरी शादी औरंग शेख के साथ, ठीक है। जैसे औरंगजेब था ना हमारा, तो वैसे देखिए ये काचर हिल्स है जिनको हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है, किसके साथ, औरंग शेख के साथ। तो माना से हो जाएगा आपका मानस नेशनल पार्क, जो किसके लिए फेमस है जरा कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है, मानस नेशनल पार्क। नामेरी से है यहाँ पे नामेरी नेशनल पार्क, जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, नामेरी नेशनल पार्क। काजी से है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है कमेंट में आप बताएंगे जल्दी से। शादी से क्या हो जाएगा आपका, शादी से हो जाएगा दी से पकड़िए दिहांग, ठीक है, दिहांग जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। या फिर देहिंग पटकाई, दिहांग भी है यहाँ पे और देहिंग पटकाई भी है, तो देहिंग पटकाई आप कर लीजिए, ठीक है, दी से कर लीजिए देहिंग पटकाई, ठीक है, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। और औरंग से हो जाएगा आपका औरंग नेशनल पार्क, ठीक है, औरंग नेशनल पार्क। और शेख से हो जाएगा डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ठीक है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, शेख से डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। और अगर बात करें यहाँ पे हम काजीरंगा की, तो ये फेमस है आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए, जिसको हम बोलते हैं वन हॉर्न्ड राइनो, ठीक है, वन हॉर्न्ड राइनो के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, बस थोड़ा सा ढंग से क्लियर पिक्चर व्यू नहीं आया, नहीं तो फेस रिवील भी हो ही जाता लगे हाथ ठीक है।
तो वन हॉर्न राइनो, और इसकी एडवाइस ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं वेस्ट बंगाल अपना, ठीक है, पश्चिम बंगाल। ऑलराइट, वेस्ट बंगाल देखते हैं, अभी पश्चिम बंगाल पे आते हैं। तो पश्चिम बंगाल की याद करने के लिए ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है कि वेस्ट बंगाल की, ठीक है, वेस्ट बंगाल की जो पुराने बैच वाले हैं उन्हें ट्रिक पता होंगी सारी, ठीक है। वेस्ट बंगाल की जलपरी है हमारी, जिनका नाम क्या है? नोरा। ठीक है, तो ये सिंगल है, ये सिंगल है, अभी लगता तो नहीं है, ठीक है, सिंगल है और बड़ी सुंदर है। और क्या है? बड़ी सुंदर है और सुंदर और गोरी है, ठीक है। इस ट्रिक को तो आप कभी नहीं भूलेंगे ना। ठीक है, हैं, लेकिन सिंगल क्यों है इसके पीछे का रीज़न है, क्योंकि बॉक्सर है, ठीक है। जब भी कोई अप्रोच करता है तो बॉक्सिंग करने लगती है ये, तो इसलिए सिंगल है ये। तो वेस्ट बंगाल से आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है। जलपरी से हो जाएगा जल्दापारा नेशनल पार्क, ठीक है, जल्दापारा नेशनल पार्क। नोरा से हो जाएगा न्योरा वैली नेशनल पार्क, ठीक है, न्योरा वैली नेशनल पार्क, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सिंगा से हो जाएगा सिंगलीला, ठीक है, सिंगा से हो जाएगा सिंगल से हो जाएगा सिंगलीला नेशनल पार्क। बड़ी से तो कुछ नहीं, और सुंदर से होगा आपका सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही आपका नेशनल पार्क आता है। और गोरी से हो जाएगा आपका गोरुमारा नेशनल पार्क, ठीक है, गोरुमारा नेशनल पार्क। एंड बॉक्सर से हो जाएगा आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो ये एक तरह की टाइगर रिजर्व है, जिसको जिसको हम वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व, तो ये हमारे सारे याद हो गए। जलपरी से जल्दापारा, नोरा से न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगल से सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदर से सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क, और गोरी से गोरुमारा नेशनल पार्क, ठीक है, बॉक्सर से बुक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये आपका आई थिंक इन्हीं में से कोई एक है, गोरुमारा नेशनल पार्क है, ठीक है। चलो। तो आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं मध्य प्रदेश पे। तो एमपी पे आते हैं और एमपी के नेशनल पार्क देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पालपुर कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पन्ना संजय नेशनल पार्क, संजय गांधी अलग है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, संजय नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बॉर्डर पे ये वो, तो वो नीचे है साउथ इंडिया में। बांधवगढ़ है यहाँ पे, कान्हा है, बालाघाट है, पेंच है, सतपुड़ा है, ठीक है, और मेलघाट है यहाँ पे। बाकी तो सारे याद नहीं करने होते हमें, ठीक है, सारे याद नहीं करने होते, जितने इंपॉर्टेंट होते हैं सिर्फ वही। तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं, और ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि एमपी में हाईएस्ट फॉरेस्ट रिजर्व है, ठीक है, यहाँ का जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो सबसे फॉरेस्ट कवर है वो सबसे हाईएस्ट है। और परसेंटेज टर्म्स में किसका सबसे हाईएस्ट है, कमेंट में जल्दी से बताएंगे। तो इस तरह से आप इसको याद करिए कि जो एमपी है, एमपी के जो संजय और माधव हैं, एमपी के संजय और माधव, वो अपने बंधु, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए, बाकी अगर आपको याद है और अगर आप वैसे याद कर सकते हैं इसको, जैसे कि आपको पहले से 4-5 याद हैं और 1-2 एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो ट्रिक मत यूज़ करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैं ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ कि एकदम जो, अगर आप बिगिनर हैं और अगर आपको याद करना है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि तुरंत याद हो जाए। बाकी अगर आपको याद है पहले से रिपीटेड तरीके से, क्योंकि आपने बहुत बार रिवाइज़ किया, तो मेरे हिसाब से तो आप बस उसको 1-2 एक्स्ट्रा आपको मिले बस उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो माधव अपने बंधु, ठीक है, अपने बंधु कान्हा से मिलने 5 पैसे लेकर, पान खाकर, ध्यान रखना, पान खाकर मंडे मंडे को 7 बजे वैन से पहुंचे, 7 बजे वैन से पहुंचे। तो एमपी से तो एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका। देन संजय से हो जाएगा आपका संजय नेशनल पार्क, जो हमने अभी देखा था, ठीक है, संजय नेशनल पार्क। माधव से हो जाएगा आपका माधव नेशनल पार्क। बंधु से हो जाएगा आपका बांधवगढ़। कान्हा से हो जाएगा कान्हा नेशनल पार्क। और इसी में आपका जो एक मोगली मूवी नहीं बनी, वो क्या है, मोगली वगैरह, ठीक है, फूल खिले हैं जंगल में, वैसा करके कोई गाना है, तो वो कान्हा नेशनल पार्क में ही वो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था उसको, पूरे उसको, और वो कान्हा नेशनल पार्क में जब उन्होंने विजिट किया था तो उसी पे ही वो बेस था, ऐसा माना जाता है। 5 से हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व, ठीक है। 5 से हो जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, 5 से तो हो गया पेंच, और पन्ना 5 से हो जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व। और पन्ना की अगर बात करें तो ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ज़रा बताइए कमेंट में।
मंडे से हो जाएगा आपका मंडोला नेशनल पार्क, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 से हो जाएगा सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा की हाईएस्ट पीक जरा कमेंट बताइए। और वैन से हो जाएगा वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, तो जो पन्ना है हमारा, हमने पता है ये डायमंड के लिए फेमस है ना, हीरे के लिए फेमस है। बाकी हम लोग की जो परसों वाली क्लास होगी वो मिनरल्स पे बेस्ड रहेगी। ठीक है, जितने भी कौन सा कोल कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, कौन सी माइन कहाँ पे, और सतपुरा की हाईएस्ट है पीक है धूपगढ़। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तो असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, एमपी हो गया। अभी आ जाते हैं राजस्थान पे। ठीक है, राजस्थान पे आ जाते हैं अभी। तो राजस्थान के जितने हमारे नेशनल पार्क हैं उनको इस तरह से याद कर सकते हैं कि राजा मुकुंद जी हैं हमारे। ठीक है, राजा मुकुंद इज रनिंग। ठीक है, राजा मुकुंद इज रनिंग इन साड़ी इन डेजर्ट। ठीक है, इन डेजर्ट, लेकिन क्यों? ठीक है, राजा जी क्यों दौड़ रहे हैं साड़ी में, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। तो राजा से है हमारा राजस्थान, मुकुंद से है मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। ठीक है, मुकुंद से है मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क। रनिंग से अगर बात करें तो रनिंग से है रणथंभौर नेशनल पार्क, रनिंग से हो जाएगा रणथंभौर नेशनल पार्क। साड़ी से अगर बात करें तो हो जाएगा आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व है, ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। एंड डेजर्ट से अगर बात करें तो डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट तो हमारा राजस्थान में ही है ज़्यादातर, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। एंड क्यों से हो जाएगा क्योला देव नेशनल पार्क। ठीक है, क्योला देव नेशनल पार्क। यहाँ पे हमारा एक वेटलैंड भी है, आर्द्रभूमि भी है, क्योला देव घाना नेशनल, क्योला देव उसको लेक बोलते हैं। ठीक है, क्योला देव घाना नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, और क्योला देव यहाँ पे लेक है, जो कि रामसार साइट, आपको पता होगा कि हमारा रामसार ईरान में एक कन्वेंशन हुआ था जिसको कि हम रामसार कन्वेंशन बोलते हैं 1971 में, जहाँ पे ये कन्वेंशन मतलब एक तरह से अडॉप्ट किया गया था कि हम जितनी भी वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमि है, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। 1971 में कन्वेंशन हुआ था, रामसार जगह है ईरान में। तो इसके तहत एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है, MONTRUEX रिकॉर्ड। उस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में 2 इंडियन साइट हैं जो एक तरह से हम बोल सकते हैं वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो 2 इंडिया से हैं, उसमें से एक क्योला देव लेक है, फिर क्योला देव ये जो नेशनल पार्क के पास आपका ये वेटलैंड पड़ता है क्योला देव घाना, ये उसमें इंक्लूडेड है। दूसरा कौन सा है अभी हम आगे देखेंगे। ठीक, अभी आ जाते हैं अपने उत्तर प्रदेश पे। राजस्थान देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, राजस्थान के तो देख लिए। अभी आ जाते हैं किस पे, अभी आ जाते हैं उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश का मैप है क्या? नहीं है, चलो कोई नहीं। उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं और यूपी के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं। तो यूपी में ऐसे याद कर सकते हैं कि यूपी के पीलीभीत, ठीक है, यूपी के पीलीभीत के जो नवाब थे, ठीक है, उनकी बेटी थी, उनका नाम था चंद्रप्रभा। ठीक है, उनकी बेटी का नाम था चंद्रप्रभा। तो वो चंद्रप्रभा जो है वो चंबल नदी के किनारे, बिकॉज हमें पता है जो चंबल नदी है वो यूपी और एमपी के बॉर्डर पे फ्लो होती है ना, तो चंबल के किनारे दूध से नहाते हुए उसको देखा गया। ठीक है, दूध से नहा रही थी। यूपी के पीलीभीत के नवाब की बेटी थी चंद्रप्रभा, वो चंबल नदी किनारे दूध से नहा रही थी। ठीक है, दूध से नहा रही थी। ठीक है, तो अगर बात करें यूपी से तो यूपी हो जाएगा, पीलीभीत से हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखना। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नवाब से अगर बात करें तो ये नवाब बर्ड सेंचुरी है, ध्यान रखना, नवाब बर्ड सेंचुरी है ये। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने पढ़ा था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? जो फौना को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि एनिमल वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करती हैं। तो नवाब बर्ड सेंचुरी है। चंद्रप्रभा आपको देखने को मिलेगी, चंद्रप्रभा ये एक तरह की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि यहाँ पे फौना को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। चंबल से हो जाएगा आपका चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, एंड दूध से हो जाएगा दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर। अभी आ जाते हैं किस पे, अभी आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर उत्तराखंड पे। उत्तराखंड के अगर नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जिम कॉर्बेट, जो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको 1936 में सेटअप किया गया था। तब इसका नाम हुआ करता था हेलीज राष्ट्रीय उद्यान, हेलीज नेशनल पार्क। फिर इसका कुछ टाइम तक रामगंगा नेशनल पार्क भी रहा इसका नाम। ठीक है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगर हम बात करेंगे, दूसरा है हमारा राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान।
चौथा है हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। ध्यान रखना, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। ऐसे याद करो, वहाँ के लोग, वहाँ की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग साइलेंट रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्लावर्स ही फ्लावर्स रहते हैं उत्तराखंड में। तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, और हो जाएगा आपको आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारे राजा जी हैं, उत्तराखंड के राजा जी हैं, वो अपने जिम्मी के लिए जिमी देवी के लिए फ्लावर्स लेके गए गंगा नदी के किनारे। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसी में ही प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है वो इसी नेशनल पार्क पे लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, 1973 में। इसी तरह हमारा एक चलता है प्रोजेक्ट एलिफेंट। कोई बता सकता है वो कब स्टार्ट हुआ था? इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो ये स्टार्ट हुआ था 1992 में, ठीक है। 1992 में ये स्टार्ट हुआ था। क्लियर। फिर हम आते हैं, यूके हो गया हमारा, उत्तराखंड हो गया। अब आ जाते हैं गुजरात पे। गुजरात पे आ जाते हैं, और गुजरात में ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई गुजरात में मेरी, ठीक है, गुजरात में मेरी ब्लैक वैन, ठीक है, गुजरात में मेरी ब्लैक वैन बीच पर, ठीक है, बीच पर गिर गई, ठीक है, गिर गई। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, गुजरात में मेरी ब्लैक वैन बीच पर गिर गई। तो मेरी से हो जाएगा आपका मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, मरीन नेशनल पार्क। एंड ब्लैक वैन से हो जाएगा आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क, ठीक है, या फिर ब्लैक बक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ब्लैक बक वही है हमारा जिसका हमारे सैलमन भाई ने पोचिंग करी थी जिसकी, ठीक है, ब्लैक बक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, काला हिरन। बीच की अगर बात करें तो बीच से तो आई थिंक नहीं होगा कोई, यहाँ पे गिर से होगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गिर नेशनल पार्क। और यहाँ पे आपका एक लिटिल रन ऑफ कच्छ नहीं है क्या? यहाँ पे गिर गई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे लिटिल रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है एक। लिटिल रन जो आपका है, ये लिटिल रन ऑफ कच्छ, ये फेमस है वाइल्ड एस के लिए। वाइल्ड एस जो जंगली गधा होता है उसके लिए फेमस है, ध्यान रखना, लिटिल रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। अब आते हैं किस पे, अगला स्टेट कौन सा बचा, अगला किसका क्या जाए, हिमाचल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश पे। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक तो पिन वैली नेशनल पार्क है, ठीक है। एक है हमारा इंदर किला नेशनल पार्क, और सिम्बलवाड़ा, ठीक है, सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ठीक है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। और कौन सा हो जाएगा आपका, ग्रेट वैली हो गया, पिन वैली भी हो गया, अंदर किला, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि भाई कोई इंदर करके लड़का था, ठीक है, वो ग्रेट हिमालय में गया, उसकी वहाँ पे सिम खो गई, तो उसने अब अपनी पिन निकाली, ठीक है, और पिन से उसने सिम को जो है ढूंढना शुरू कर दिया, ठीक है। और एक और है खीर गंगा नेशनल पार्क है, वही मैं सोच रहा था कोई एक मिस हो रहा है। तो खीर गंगा नेशनल पार्क है। तो ऐसे याद रखो, ग्रेट हिमालय में हो गया, खीर खा रहा था बैठ के, सिम गिर गई, तो पिन से वो उसको निकाल रहा है, ठीक है, ऐसे करके। नाउ कमिंग ऑन टू दी जम्मू एंड कश्मीर जो रीजन है, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो हमारा रीजन है, वहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि करेंटली लद्दाख रीजन में पड़ता है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और दाची गाम, ठीक है, दाची गाम नेशनल पार्क। सलीम अली, लेकिन ध्यान रखना, सलीम अली जो नेशनल पार्क है वो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है, वो गोवा में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और हमारा एक किश्तवाड़, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि भाई जो हमारे सलीम जी हैं, सलीम जी ने हेमा जी को 2 ग्राम, सलीम जी ने, सलीम अली हेमा जी को हेमिस 2 ग्राम दाची गाम किश मिश दी, ठीक है। तो सलीम जी ने हेमा जी को 2 ग्राम किशमिश दी। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के हैं। तो जो हेमिस है वो मेनली हमारा लद्दाख में पड़ता है, बाकी दाची गाम, सलीम अली और किश्तवाड़ ये जम्मू कश्मीर रीजन में पड़ते हैं। अब एक बार चेक कर लेता हूँ किसी कोई डाउट तो नहीं है, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ का स्टेट एनिमल है आपका स्नो लेपर्ड।
हम्म, 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 हम्म। हाँ बिल्कुल, वो हंगुल के लिए फेमस है। जो दाची गांव है ये हंगुल के लिए फेमस है। सही है। ठीक है। और थोड़ा आप लोगों को आज बैकग्राउंड नॉइज सुनने को मिल सकता है। ठीक है। हंगुल नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसने मतलब शी इज़ माई नीस और दिमाग ख़राब करके रखती है पूरे दिन। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आपको कुछ दिन के लिए हो सकता है, एक हफ्ते के लिए देखने को मिले, फिर नहीं होगा। ठीक है। मम्मी मम्मी के साउंड्स आपको बैकग्राउंड से सुनने को मिल सकते हैं। ठीक है, अभी इतनी बड़ी भी नहीं है कि उसको समझा सकें कि भाई बोलना नहीं है अभी। ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से उसको बचा के रखा जाता है, क्योंकि वो उसका ये है कि हम चाचा के कमरे में मेरे कमरे में आती है वो सीधे, तो उसको काफ़ी बचा के रखा जाता है क्लास के टाइम में। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं एंड आते हैं केरल पे। ठीक है, केरल पे भी आते हैं। और केरल में अगर हम बात करें तो एक तो जो मैंने आपको बताया था साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, इसको शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई केरल के में लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है, 94%। स्टैटिक जी के हम सेंसस की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसलिए वहाँ पे लिटरेसी रेट, जहाँ पे मतलब लोग ज़्यादा साक्षर होते हैं, तो वहाँ पे लोग साइलेंट होते हैं। ठीक है। एंड पेरियार नेशनल पार्क। ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क है यहाँ पे। और तीसरा है हमारा एराविकुलम। ठीक है, एराविकुलम नेशनल पार्क। तो ये तीन यहाँ पे नेशनल पार्क हमें देखने हैं केरल में। देन आते हैं तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में अगर हम बात करें तो हमारे एक अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी हमने देखा था कि हाईएस्ट पीक भी है, और अनाईमुडी यहाँ पे नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। एक्चुअल में ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, बिकॉज जो अनाईमुडी हमने पीक देखी थी वो केरल में थी, है ना। तो अनाईमुडी जो नेशनल पार्क है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मुदुमलाई। ठीक है, मुदुमलाई नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। देन इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। ठीक है, और गुंडी। ठीक है, GUINDY है ये। ठीक है, गुंडी नेशनल पार्क। और एक है हमारा मन्नार। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान गल्फ ऑफ मन्नार। ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है, एक डुगोंग करके एनिमल होता है जिसको कि हम सी काउ, समुद्री गाय के नाम से जानते हैं, उसके लिए फेमस है। ठीक है। और एक है हमारा पलनी। ठीक है, पलनी नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये हमारे तमिलनाडु के हैं। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई कुछ हमारे अन्ना जी जो थे, अन्ना जी मधु जी के साथ मलाई खा रहे थे। ठीक है, तो कुछ गुंडे आ गए घाटी में, गल्फ के पास में, तो कुछ गुंडे आ गए। तो इंदिरा जी ने जो क्या किया, इंदिरा जी ने उनको जो है पाल लिया फिर कुछ भी, मतलब इंदिरा जी ने जो है उनको एक तरह से छुड़ा लिया गुंडों से। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। देन अभी आते हैं कर्नाटक पे। ठीक है, कर्नाटक पे आते हैं। तो कर्नाटक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, तो हमारे कुद्रेमुख है, एक बनरघाटा है, नागरहोल है, बांदीपुर है। तो इसको हम इस तरह से याद कर लेते हैं कि राजीव नगर में। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लो, राजीव नगर में कूड़े का एक अंश। ठीक है, कूड़े का एक अंश भी बैन है। ठीक है, एक अंश भी बैन है। ठीक है, तो राजीव से अगर बात करें, राजीव नेशनल पार्क। ठीक है, जिसको कि हम नागर होल नेशनल पार्क के भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, ये राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, नागर होल के नाम से भी। ठीक है, ये एक्चुअल में आंध्रा और कर्नाटक के एकदम बॉर्डर पे पड़ता है ये। ठीक है, नागर होल नेशनल पार्क। एंड नगर से भी आप नागर होल याद कर सकते हैं। ठीक है, नगर से भी आप नागर होल को याद कर सकते हैं। कूड़े से कुद्रेमुख। ठीक है, कुद्रेमुख, ये जो कुद्रेमुख है ना, इसका एक्चुअल में जो मीनिंग होता है वो हॉर्स का जो पंजा होता है। ठीक है, जो घोड़े का जो पंजा होता है, मतलब जो पैर का जो खुर होता है,
वो होता है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख में हम कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। माइंस भी हैं, ठीक है, कुद्रेमुख माइंस। तो जो कुद्रेमुख का एक्चुअल मीनिंग होता है वो वही होता है, ठीक है। अंश की अगर बात करें तो अंश का हो जाएगा आपका अंशी नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क। और बैन से हो जाएगा बनरघट्टा नेशनल पार्क, ठीक है, बनरघट्टा नेशनल पार्क। तो ये हमारे कर्नाटक के नेशनल पार्क और ये हैं, ठीक है। एंड ये क्या है, ये केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जल्दी से बताइए। तो ये आपको देखने को मिलेगा मणिपुर में। और जो मैंने आपको बताया था कि जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में हमारे दो वेटलैंड्स हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आते हैं वेटलैंड्स की अगर हम बात करें, तो एक तो हमने देखा था केओलादेव कान्हा नेशनल पार्क, और दूसरा है हमारा ये केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, जो कि एक फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ पे है, ये मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में। और मणिपुर में ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क इसलिए है बिकॉज यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये एक तरह वेजिटेशन है जो फ्लोट कर रहा है। इसको हम फुमडिस के नाम से जानते हैं। अभी तक पूछा तो नहीं लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ये फुमडिस किस नेशनल पार्क पे देखने को मिलेगा, तो ये जो फ्लोट कर रहा है ये फुमडिस बोलते हैं इसको, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे, मणिपुर में है, क्लियर। और बाकी तो मणिपुर में और तो कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ जल्दी से कि किस स्टेट को हम मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं। ये मैंने आपको बताया होगा, मोलासिस बेसिन के नाम से किस स्टेट को, किस राज्य को हम मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं, जल्दी से बताइए। तो ये हमने देख लिया केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकटक लेक में हमें देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और सिक्किम में देखते हैं। जैसे सिक्किम में तो अभी देखेंगे कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है, ठीक है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे आपका। और आई थिंक छत्तीसगढ़ के भी हम लोगों के मिसिंग है। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हैं, तो छत्तीसगढ़ में आपका इंद्रवती है, इंद्रवती नेशनल पार्क। कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं, कांगेर वैली नेशनल पार्क। एंड गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। ये इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी, जरा कमेंट में बताइए जल्दी से। तो छत्तीसगढ़ हो गया और हमारा उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में हो हैं आपके भीतरकनिका, ठीक है, भीतरकनिका जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है। एंड सिम्प्लीपल टाइगर रिजर्व, ठीक है, सिम्प्लीपल एंड भीतरकनिका बस इसमें दो ही याद रखना आपको, भीतरकनिका और सिम्प्लीपल, ठीक है। और कौन सा स्टेट बाकी सीखे होंगे, जो बिहार बाकी है आपका ना, ठीक है। मेन राज्य तो अभी बाकी है हमारा बिहार, ठीक है। तो बिहार में अगर बात करें तो एक ही आपको याद रखना है, दैट इज़ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नेशनल पार्क, या तो याद कर लो ये एक तरह का टाइगर रिजर्व है, ठीक है। एंड झारखंड भी हमारा बच रहा है। झारखंड में एक तो याद रखो आप बेटला नेशनल पार्क, बेटला और पालामू, ठीक है, बेटला और पालामू नेशनल पार्क। मणिपुर भी हो गया हमारा, उड़ीसा भी हो गया, बिहार भी हो गया। और कुछ कोई बाकी है अभी, कुछ कोई बच तो नहीं रहा है अभी, एक बार रिकॉल करवाना, सारे स्टेट हो गए ना। आज का टॉपिक थोड़ा सा मुझे पता है बोरिंग लग रहा होगा आपको, क्योंकि थोड़ी सी फैक्चुअल चीज़ें हैं, लेकिन कोई नहीं, कभी कभी ऐसी भी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं, है कि नहीं, सारे रोज़ इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो हाँ, आंध्रा बच रहा है ना, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, ठीक है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, एक पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब हम पढ़ेंगे नागार्जुन सागर, कोरिंगा, ठीक है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी पड़ेगी। और वैसे तो है और भी हैं, गुंडला वगैरह हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो पापी कोंडा हो गई, कोरिंगा हो गई, दो इसमें याद रखना है, याद करनी तो गुंडला याद कर सकते हो लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पापी कोंडा और कोरिंगा याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ बायोस्फीयर रिजर्व। महाराष्ट्र के भी नहीं करवाए क्या मैंने, महाराष्ट्र के भी नहीं करवाए हुए हैं क्या अभी, महाराष्ट्र के भी नहीं हुए हैं बिल्कुल। चलो तो महाराष्ट्र के भी कर लेते हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो एक तो हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क हो जाएगा, ठीक है, संजय गांधी, संजय तो वहाँ पे है, ठीक है, सॉरी वो राजीव था, ठीक है, राजीव गांधी नेशनल पार्क वो आपका एमपी में था, संजय गांधी यहाँ पे हो जाएगा। ताडोबा, ठीक है, ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क,
एक ये हो जाएगा। और पेंच ध्यान रखना, पेंच दोनों के बॉर्डर पे पड़ता है, एमपी, और ये मैंने आपको पिछले जो जनवरी मंथ था उसके करंट अफेयर में बताया था। और आज हम लोग का 27 फेब है, यानी कि 2 दिन बाद फरवरी ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, फेब के करंट अफेयर आपने देखा होगा कि इस बार कोई शेड्यूल नहीं लगा हुआ है क्लास का, क्योंकि इस बार शेड्यूल नहीं है क्लास का। इस बार आपको करंट अफेयर कुछ अलग फॉर्मेट में मिलने वाले हैं और वो आपके लिए सरप्राइज़ है, ठीक है। वो रहेगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, लेकिन कुछ अलग फॉर्मेट में रहेगा, और वो आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो जब मिलेगा तब आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको, ठीक है। संजय गांधी हो गया, तड़ोबा अंदरी, पेंच हो गया, पेंच बॉर्डर पे था, और चंडोली बस एक याद कर लो, ठीक है। चंडोली नेशनल पार्क, चंडोली, ठीक है। और तो आई थिंक कोई मिस नहीं हो रहा है। तड़ोबा हो गया, चंडोली हो गया, और संजय गांधी तो हो ही चुका है। नवगांव भी है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, पेंच बॉर्डर पे है, या लिखना है तो यार लिख सकते हो नवगांव, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। अभी आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व पे। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि इंडिया में टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हैं कितने, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है टोटल इन इंडिया, ठीक है। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। इसमें से 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो यूनेस्को के मैब प्रोग्राम के अंडर में आते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। यानी कि भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें कि यूनेस्को ने 12 को एक तरह से रिकॉग्नाइज कर रखा है अपने मैब, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत। क्लियर। जो कि यूनेस्को ने 1971 में स्टार्ट किया था, 1971 में। इसका हेडक्वार्टर बताइए जल्दी से कहाँ पे है। तो वो 12 कौन से हैं वो भी देखेंगे, लेकिन पहले पूरे 18 देखेंगे, उसके बाद वो 12 या फिर वो 6 को हटा देंगे और वो मैं आपको 12 बता दूंगा कौन से हैं, ठीक। चलिए, तो क्यों ना स्टार्ट करें। जो सबसे पहला हमारा यूनेस्को मैप प्रोग्राम के तहत आया था, दैट वाज नीलगिरी। ये इट वाज द फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड इन द अंडर द यूनेस्को का मैप प्रोग्राम के अंडर। और ये जो है नीलगिरी, ये आपका 3 स्टेट में पड़ता है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर में है ये नीलगिरी, ठीक। देन ग्रेट रन ऑफ कच्छ, लिटिल रन ऑफ कच्छ बताया था। ये बायोस्फीयर जो रिजर्व है ना, बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट रन ऑफ कच्छ है ऊपर और नीचे लिटिल है, जहां पे वाइल्ड एस देखने को मिलता है। नीचे आपका लिटिल रन ऑफ कच्छ, जहां पे वाइल्ड एस, जंगली गधा देखने को मिलता है आपको, ठीक है। ये लार्जेस्ट है आपका, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया है, ठीक है। तो ये हो गया। गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा, जहाँ पे वो डुगोंग सी का वो मैंने आपको बताया था। सेसाचलम हिल्स, ये है आपका आंध्रा में, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कौन सा स्टेट है। सिंपलीपल नेशनल पार्क, सिंपलीपल बायोस्फीयर रिजर्व भी है उड़ीसा में, जहाँ सिंपलीपल नेशनल पार्क सिंपलीपल बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। ऐसे याद रखो, यहाँ के लोग बहुत सिंपल होते हैं। उड़ीसा के हमारे सीएम कौन है, नवीन पटनायक जी हैं, कितने सिंपल रहते हैं एकदम, ठीक है। तो सिंपलीपल। सुंदरबन तो भाई सबको पता है, अभी उड़ीसा की सॉरी वेस्ट बंगाल की हमारी जल की परी नोरा जी है ना, सुंदर गोरी, इस तरह से हमने याद किया था। तो सुंदरबन नेशनल पार्क और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी है, क्लियर। डिब्रू सेखोया, ऊपर और डिब्रू सेखोया कहाँ पे, ये असम में, अरुणाचल में नहीं है, असम में डिब्रू सेखोआ, ठीक है। डिब्रू सेखोआ ऐसे याद किया था हम लोगों ने। औरंग शेख, तो औरंग शेख डिब्रू सेखोया, ठीक है, नेशनल पार्क याद किया था। दिहांग दिबांग, अब दिहांग दिबांग हमें पता है कि अरुणाचल में ब्रह्मपुत्रा का नाम है दिहांग, और उसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है दिबांग। तो अब वैसी बात है कहाँ पे होगा, अरुणाचल में होगा। इसको भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं, मेन हमें लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। मानस, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। मानाना काजी, तो मानस है, मानस नेशनल पार्क जो असम में है, तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मानस नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों आते हैं मानस बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर। कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम में, और इसको 2018 में इंक्लूड किया गया था इन द यूनेस्को का मैप प्रोग्राम। और ये वर्ल्ड की सबसे मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। जो कंचनजंगा है आपकी, जो सिक्किम में है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको कि यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज कर रखा है। और हमें पता है कंचनजंगा यहाँ पे पीक भी है, जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है। कमेंट में आप बताएंगे कि कितनी हाइट है इसकी। देन आ जाइए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में अचानक मर अमरकंटक। इसको भी याद करना बहुत आसान है, क्योंकि अमरकंटक हमने पढ़ा था जब हम रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे, कि जो अमरकंटक है वो एक तरह का रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है। यहाँ से हमारी कौन सी 2 मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं जरा बताइए। तो अचानक मर अमरकंटक हो गया। पन्ना
यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी पढ़ा था। पंचमढ़ी, ठीक है, पंचमढ़ी जिसको क्वीन ऑफ सतपुरा के नाम से जानते हैं, जहाँ पे धूपगढ़ हाईएस्ट पीक भी देखने को मिलती है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, ठीक है। देन आएंगे आप उत्तराखंड में नंदा देवी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, नंदा देवी पीक भी है। हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको कोल्ड डेजर्ट भी देखने को मिलेगा, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक छूट रहा है कोई, मेघालय में होगा आपका नॉक रेक, ठीक है, नॉक रेक बायोस्फीयर रिजर्व। कितने हो गए एक बार गिन लेते हैं इसको, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, एक सेकेंड, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, दो यानी कि छूट रहे हैं। दो कौन से हैं जो बच रहे हैं? कोल्ड डेजर्ट हो गया, नंदा देवी हो गया, अरुणाचल नोकरेक हो गया, असम वाला भी हो गया, कंचनजंगा भी, हाँ ठीक 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 ठीक। यहाँ पे आपकी अगस्त मलाई छूट रही है, ठीक है, अगस्त मलाई, अगस्त्य मलाई जो है ये छूट रही है, मलाई हमारी जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। और कोई छूट रही है, हाँ एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आंखों के सामने से छूट रहा है, दैट इज़ ग्रेट निकोबार, ठीक है। ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान निकोबार, हमें पता है, हमने पढ़ा था कि ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार है, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ग्रेट निकोबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कौन सा पैसेज है ज़रा बताएंगे, और ये कौन सा चैनल है ये जल्दी से कॉमेंट में बताएंगे, ठीक है। और कुछ तो नहीं। बाकी अगर मैं बात करूँ इसमें कौन रिकग्नाइज्ड हैं यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंडर, तो 18 हैं टोटल जो हमने अभी देख लिए, और 12 रिकग्नाइज्ड हैं। वैसे तो ये पूछेगा नहीं, ये क्वेश्चन पूछेगा कि पहला कौन सा था, नीलगिरी था, और सबसे बड़ा कौन सा था, तो वो आपका ग्रेट रन ऑफ कच्छ था, ठीक है। और कुछ तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं, ठीक, चलो। तो अभी इस पे आ जाते हैं, दैट दिस इज़ योर डंकन पैसेज जो साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर रहा है, और ये हमारा 10 डिग्री चैनल है जो पूरे अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से अलग कर रहा है, एंड ये आपका साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से भी अलग कर रहा है, ठीक। क्लियर। अब किसी को कोई डाउट होगा तो वो पूछ लेगा जल्दी से। तो लेटेस्ट आपका इसमें पन्ना रहा है, ठीक है, लेटेस्ट पन्ना रहा है, 2020 में इसको एड ऑन किया गया था, उससे पहले 2018 में कंचनजंगा को किया गया था, ठीक है। इसको कहीं कहीं खंडजनजंगा भी बोलते हैं, खंडजनजंगा, ठीक है। यहाँ कंचनजंगा लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे KH भी लिखा होता है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं, ओके। तो अब इसके क्वेश्चंस आई थिंक कल करना सही रहेगा, क्योंकि यार कल वाले टॉपिक के भी क्वेश्चंस रिमेनिंग है। तो कल एग्रीकल्चर छोटा सा टॉपिक होगा, ठीक है, जिसमें कि मैक्सिमम हम लोग का, मैक्सिमम आई थिंक 1 घंटे से ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए वो टॉपिक। तो कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कल वाले टॉपिक के भी, आज वाले टॉपिक के भी, और कल जो हमारा एग्रीकल्चर का भी होगा उसका। तो कल जो हमारा मेन लेक्चर रहेगा वो एग्रीकल्चर, जो छोटा सा कंपोनेंट है वो देखेंगे, राबी खरीफ ज़ैदी थोड़ा सा बहुत, कौन किस में टॉप प्रोड्यूसर है, एंड देन उसके बाद हम कल क्वेश्चंस करने वाले हैं, ऑलराइट। सर आप ये सब कैसे याद रखते हैं? देखो कूनो, अच्छा कूनो नहीं बताया क्या? कूनो मध्य प्रदेश में नहीं बताया क्या? कूनो भाई नोट कर लेना, MP में है, सॉरी। कूनो, अच्छा कूनो नहीं हुआ है, ठीक है। तो कूनो याद रख लेना, कूनो ग्वालियर में जो पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में, जहाँ पे आपके वो चीता लाए गए थे, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी है। तो याद का तो यार ऐसा है ना कि बार बार रेपिटेशन से वो याद हो ही जाता है। तो आप भी अगर आप बार बार वो चीज़ को रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा आपको भी। शुरू में तो दिक्कत होगी, मैं मानता हूँ यार, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है बोरिंग टॉपिक तो है, लेकिन अब क्या करें, मुझे भी बोरिंग लगता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। और हाँ, ये थोड़ा सा एक छूट रहा है हमारा, वही ये क्या है, तो ये कुछ नहीं, IUCN की हमारी लिस्ट होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक होता है हमारा संस्था, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। और ये करता क्या है, ये एक अपनी रेड लिस्ट निकालता है, ठीक है। रेड लिस्ट अगर कभी पूछ ले कि रेड लिस्ट कौन सी संस्था निकालती है, तो IUCN निकालती है, जिसमें कि ये डिफरेंट जो हमारी स्पीशीज़ होती हैं, स्पीशीज़ में फ्लोरा फौना दोनों आते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों आते हैं, तो इनको डिफरेंट कैटेगरीज में लिस्ट करती है। कैसे? एक तो वो जिनका डेटा ही नहीं लिया गया है, ठीक है। दूसरे वो जो लीस्ट कंसर्न्ड है, ठीक है, ज़्यादा, क्योंकि उनकी अच्छी खासा मात्रा है।
नियर थ्रेटेंड यानी कि वो थ्रेटेंड की कैटेगरी में है। वल्नरेबल मतलब कि थोड़ा सा और डेंजर है। एंडेंजर्ड और डेंजर बढ़ रहा है। क्रिटिकल एंडेंजर्ड बहुत कम मात्रा में पाए जा रहे हैं। एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड यानी कि विलुप्त हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट पूरी तरह से विलुप्त। वाइल्ड का मतलब ये है कि आपको वाइल्ड में देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है कहीं पे, कहीं किसी चिड़ियाघर में कहीं पे कुछ कंजर्व करके उनको रखा गया हो। ठीक है, अभी एक एक चीज़ और बाकी है, वो भी अभी देखना है, रखा गया हो। तो ये एक तरह से एक्सटिंक्ट का मतलब खत्म, खत्म होने की बस कगार में ये इक्का दुक्का बचे हैं, ये भी एकदम कगार में। तो मतलब ये रिस्क बढ़ते लेवल पे है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। हम्म। चलिए, तो IUCN और एक चीज़ यहाँ पे, एंड दैट इज़ कि इन सितु और एक्स सितु कंजर्वेशन क्या होता है। इन सितु कंजर्वेशन और एक्स सितु कंजर्वेशन क्या होता है। इन सितु कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे वो पर्टिकुलर एनिमल या फिर प्लांट फ्लोरा फोना रह रहा है, जहाँ पे वो पाया जाता है, उसके ओरिजिनल हैबिटेट में अगर आप उसका कंजर्वेशन कर रहे हो तो उसको इन सितु बोलते हैं। कहीं पे उसको उठा के कहीं और ले जा रहे हो, उसको एक्स सितु बोलते हैं। जैसे कि हमारे चिड़ियाघर जो होते हैं, जिनको हम जू पार्क्स भी बोलते हैं, बोटानिकल गार्डन हो गया। ठीक है, बोटानिकल गार्डन करके मेट्रो स्टेशन भी है ना दिल्ली में, बोटानिकल गार्डन हो गया। तो ये होते हैं एक्सितु कंजर्वेशन की साइट्स होती हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई हमारी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। तो ये सब इन सितु कंजर्वेशन दिखाते हैं। हमारा इन सितु का मतलब है जहाँ के हैं वहीं पे, एक्सितु का मतलब है कहीं बाहर से। ठीक है। IUCN से तो यही क्वेश्चन बनेगा जो एक तो मैंने बताया आपको, कूना चीता वाला। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन और इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है आपसे। बाकी तो जो न्यूज़ में रहते हैं, जैसे कि हमने देखा था जो हमारा हिमालयन वोल्फ है, ठीक है, तो उसको अभी वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया था। तो जो न्यूज़ में रहते हैं तो वो आपसे पूछ सकता है। तो जो न्यूज़ में आपके रहते हैं तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। बाकी तो और कुछ इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है IUCN से। ठीक है। रेड डेटा बुक होती है, रेड लिस्ट पब्लिश करता है, ये पता होना चाहिए। 1964 में बना था, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। ठीक है, कि 1964 में बना था पूछा जाएगा नहीं, बट हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई, थैंक यू। मिलते हैं कल के लेक्चर में, जो कि एग्रीकल्चर और MCQs पे रहने वाला है। सर बैच में वीडियो क्वालिटी इंक्रीज़ कर दीजिए। अच्छा, अभी कितना में आता है और कितना नहीं आता है? रेड डेटा बुक वही होता है, रेड लिस्ट और रेड डेटा बुक। ठीक है, और 7 कैटेगरीज होती हैं आपकी, ध्यान रखना। एक तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगी ना। डेटा इंसफिशिएंट भी आप एक कैटेगरी मान सकते हो। नहीं, वो इन सितु नहीं होगा, वो एक्स सितु होगा। ठीक है, क्योंकि उसको एक तरह से ट्रांसपोर्ट किया गया, बोल सकते हैं। चलिए भाई, थैंक यू सर। GK में फुल मार्क्स नहीं आ रहे हैं, फुल मार्क्स नहीं आएंगे GK में। ठीक है, GK में आपको अप्रोच करना है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो, फुल मार्क्स मत उस पर एम करो, है ना।
सर मैं कल आपका कोर्स खरीदा बट गलती से 2.0 में के बदले रिकॉर्डेड खरीद लिया सर प्लीज़। वो स्वरूप घोष तुमसे गलती नहीं हुई है, ठीक है, तुम पहले टेस्ट कर रहे थे, है ना। गलती कैसे हो सकती है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा भाई। पहले तो जी के 2.0 बैच था ना, पहले तो वही था। तो गलती से अगर होता तो चलो ये इसमें गलती हो तो मान भी सकते हैं, और ऊपर से जो रिकॉर्डेड है उसमें ब्रैकेट में भी रिकॉर्डेड लिखा हुआ है। तो गलती कैसे हो जाती है मुझे पता नहीं चलता ये, ठीक है। कि बस सीधे आप गए और खड़ा से क्लिक किया और बस आपने पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो आप पहले टेस्ट करते हो कि भाई देखते हैं किस में क्या है, और फिर आप बोलते हो कि गलती हो गई है ना। चलिए भाई, थैंक यू।